हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 500 क्वेश्चन आंसर की अपनी सीरीज शुरू कर रखी है, तो आज उसका हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो वो है इग्नियस रॉक का। ठीक है, इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो हमारी जो चट्टानें हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, उनके मिनरल्स कंपोजिशन के हिसाब से। तो फर्स्ट है इग्नियस, सेकंड है सेडिमेंट्री, थर्ड है मेटामॉर्फिक। तो जो फर्स्ट वाली है इग्नियस जो रॉक है वो कैसे चट्टान बनती है, इग्नियस चट्टान कैसे बनती है, वो बनती है मैग्मा के कूल डाउन होने से। मैग्मा कहाँ पे है, मेंटल लेयर में ज़्यादातर मैग्मा आपको मिलता है, और वो जब हाई प्रेशर्स की वजह से, हाई टेम्परेचर्स की वजह से क्या होता है, मैग्मा कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं कि भाई जब जो चट्टानें बनी हुई हैं वो अपनी जगह से उनका इरोजन हो जाता है, मतलब कि उनका कटाव हो जाता है, वहां से उसको या तो हवा या पानी बहा कर ले जाता है और कहीं दूसरी जगह पे उसका डिपोजिशन कर देता है। तो उसकी वजह से क्या बनता है, उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है कि भाई जब बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो आ जाता ना किसी रॉक में, चट्टान में, कैसे आएगा वो मिनरल्स के कंपोजिशन, भाई उसमें डिफरेंट तरह के मिनरल्स का कंपोजिशन हो जाता है किसी एक चट्टान में, भी हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उसकी वजह से एक जो चट्टान है उसका रूप बदल जाता है और वो दूसरा रूप बन जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो हमारी जो चट्टानें हैं वो मेनली 3 तरह से थे। तो ग्रेनाइट और जो बेसाल्ट है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन इंट्रूसिव रॉक। भाई मैंने अभी आपको बताया था इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो अभी जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस जो रॉक है हमारी, वो है 2 तरह की, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक कैसे होती है भाई, इग्नियस रॉक कैसे बन रही थी, मैग्मा के कूल डाउन होने से सॉलिड फॉर्म में। अब अगर वो मैग्मा अंदर ही, जमीन के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है किसी स्थिति में, तो वो इंट्रूसिव रॉक बनाता है। और अगर वो बाहर आके, मतलब कि जमीन से बाहर निकल के वो मैग्मा अगर ठंडा होता है और तब वो चट्टान बनती है, तो उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 2 तरह की इग्नियसिव रॉक हो गई। तो जो मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन इंट्रूसिव रॉक है वो किसको बोला जाता है, वो है हमारी ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड। भाई सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने 3 तरह की जो रॉक्स बताई थी, उसको, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स को दूसरा और क्या नाम दिया गया है, वो है स्ट्रेटिफाइड रॉक। भाई स्ट्रेटिफाइड किसको बोलते हैं कि भाई एक चीज बिखर जाए, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड हो जाए। तो जो चट्टाने हैं, इरोजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक जगह से वो बिखर के दूसरी जगह डिपोजिशन उसका हो रहा है, तो इसका नाम है, ये दूसरा जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। द शेल इज जनरली मेटामॉर्फाइज्ड टू, किसमें मेटामॉर्फिक मैंने आपको क्या बताया था कि एक चट्टान है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है किसी दूसरी चट्टान में। तो ऐसे कई तरह की हैं चट्टानें, क्योंकि चट्टान का क्या है, पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, रॉक साइकिल बोलते हैं उसको। इग्नियस रॉक है वो बहाकर भाई उसका इरोजन होके या बहकर भाई या कट के उसके उसे हवा से, पानी से, ठीक है, तो वो सेडिमेंट्री में बन जाती है। भाई सेडिमेंट्री रॉक पे जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा उस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो किस में हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। वापस से फिर क्या होएगा भाई, मेटामॉर्फिक रॉक फिर किस में हो जाएगा, जब ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पे फिर से बनेगा, लावा फिर से फूट के आएगा, तो फिर से इग्नियस रॉक। तो ये क्या है, पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जो मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो शेल होती है स्लेट में चेंज। ठीक है, ये 2-3 है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। एक मार्बल है, मार्बल होता है लाइमस्टोन में, पूछ ले तो। एक शेस्ट है, वो होता है ग्रेनाइट में चेंज। ठीक है,
तो वापस आ गई ना फिर से। ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, तो वापस से फिर क्या, फिर से चेंज होके क्या हो रहा है, सर्कल पूरा रॉक साइकिल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, भी सोयल की जो बनने की प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पीडोजीनियस। पीडोजीनियस उस प्रक्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which order of the CSCS is supposed to be the most fertile soil in the natural condition? तो भाई उस चीज को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं एल्फी सोयल, उसको एल्फी सोल बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द जोनल सोयल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, तो वो किससे बिलोंग्स करती है, रेड सोयल से। देखो 3 तरह के सोयल उसमें विभाजन किया गया है, जोनल में, अजोनल में और इंट्राजोनल में। ठीक है, 3 तरह के जोनल बनाए गए हैं सॉरी। तो पेनिनसुलर भाई जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका जोनल किससे संबंधित है, उसका है रेड सोयल से, लाल मिट्टी से संबंधित है वो जोनल। ठीक है, द सब्सटेंस ऑफ द सोयल एग्जिस्ट, भी जो मिट्टी है उसमें कौन से सब्सटेंस तत्व हैं जो पाए जाते हैं, वो किस किस में फॉर्म में पाए जाते हैं, तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसीय अवस्था में भी, तीनों रूप में पाए जाते हैं सब्सटेंस। नेक्स्ट है जेट जो स्ट्रीम है वो कैसे बहती, जेट स्ट्रीम ब्लो, तो जेट स्ट्रीम है वो बहती है वेस्ट टू ईस्ट। पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इसकी स्पीड पूछ ले तो वो रहेगी 160 से लेकर 480 किलोमीटर। ठीक है, किस स्पीड से ये चलती है ये, और किस अल्टीट्यूड पे, जो जेट स्ट्रीम किस अल्टीट्यूड पे, कौन सी ऊंचाई पे चलती है, तो ये पूछ ले तो ये चलेगी ट्रोपोपोज। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रोपोपोज के आसपास ये चलती है जेट स्ट्रीम, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज, भी जो सेंटर साइक्लोन है, जो चक्रवात है उसका सेंटर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आई, तूफान की आंख बोला जाता है उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो साइक्लोन की अगर हम बात करें ना, कब आता है, तो जो लो प्रेशर है वो सराउंडेड बाय हाई प्रेशर से। ठीक है, चारों तरफ हाई प्रेशर रहेगा, बीच में लो प्रेशर रहेगा, तब क्या आता है, तब साइक्लोन्स आता है। और ये किस उसमें होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन पूछ लेते हैं। तो नदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें साइक्लोन की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, लिख लेना इस चीज को। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें है क्लॉकवाइज। ठीक है, नदर्न में है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When is the industrial revolution generally accepted to have begun? तो भाई जो औद्योगिक क्रांति है उसका जो टाइम पीरियड वो कब से माना गया है, 1750 से लेकर 1760 के बीच में माना गया है ये टाइम स्टार्टिंग इसकी। ठीक है, और कहाँ से मानी गई है, ये है ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो कहाँ से शुरुआत मानी गई है, वो है ब्रिटेन से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था क्या, इंडस्ट्रियल वो औद्योगिक क्रांति की भी जो मैन मेड चीजें है ना, पहले क्या थी, चीजें हाथों से बनती थी, तो मैन मेड को मशीन मेड में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक क्या था, स्मॉल स्केल, भाई मैन मेड चीजें थी, क्या थी, छोटे स्तर पर प्रोडक्शन होता था। मशीन मेड में क्यों किया गया है, लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये मशीन मेड की गई थी, तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, जो औद्योगिक क्रांति आई थी। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1750 से 60 के बीच में है, और जो स्टार्टिंग जो इसका माना गया है वो ब्रिटेन से माना गया है। ठीक है, इसके बाद चलते द फर्स्ट इंटरसिटी रेलवे लाइन ऑफ द वर्ल्ड, भी जो पहली इंटरसिटी रेलवे लाइन थी वर्ल्ड की वो कौन सी है, तो वो थी लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में। ठीक है, लिवरपूल वो कब शुरू हुई थी, अगर इसकी हम बात करें तो ये थी 15 सितंबर 1830 को। ठीक है, डेट पूछ ले तो। और अगर वैसे रेलवे लाइंस की ये पूछा जाए तो ये थी 1800 के आसपास शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पे, एक सेकंड इसको इरेज कर देती हूँ।
नेम द पर्सन क्रेडिटेड विद फर्स्ट यूजिंग द टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म है ये सबसे पहले किसने की है, तो ये की थी लुइस गिलेर्मे में, ठीक है, लुइस गिलेर्मे ने। तो ये कब की थी, और की थी 6 जुलाई 1799 में की थी, ठीक है। फ्रेंच के थे ये, फ्रेंच के डिप्लोमेट थे ये, लुइस गिलेर्मे फ्रेंच के डिप्लोमेट थे। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भाई जो ये टर्म है फर्स्ट, तो ये पूछ लिया जाए तो लुइस का रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि जो ये वर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड है, पॉपुलरिटी किसके बाद हुई है इसकी, जो किसने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम लिया था तब पॉपुलर हुआ है, तो वो थे अर्नोल्ड टॉयनबी। लिख देती हूँ ये भी, पॉपुलरिटी हुई थी इनके बाद, अर्नोल्ड टॉयनबी के बाद, ठीक है। इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इस वर्ड को, इसको पॉपुलेशन मिली थी, मतलब पॉपुलरिटी मिली थी, सॉरी पॉपुलरिटी मिली थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टेक्सटाइल मटेरियल हैड ए ह्यूज इंटरनेशनल मार्केट। भाई मार्केट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कौन से इंडियन टेक्सटाइल को सबसे ज़्यादा वो मिली थी, वो थी सिल्क और कॉटन, ठीक है। सिल्क और कॉटन था जिसको इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इसको माना गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका वो रहा था। फिर है कि भाई द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर ओवर एंड अबो द वीवर्स, दे आर कॉल्ड। भाई जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब तक चार्ज नहीं आया था तब तक वो इस चीज़ से बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ना तो प्रोडक्शन हो पा रहा था, ना जितना वो चाहते थे उतना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब कंपनी के हाथ में चार्ज आ गया तो उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करने के लिए वीवर्स थे वो जो बुनकर, ठीक है, जो हैंडमेड चीज़ें वो बनाते थे, तो उन पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया। उनको बोला जाता था गोमस्ता, ठीक है, गोमस्ता उनको बोला जाता था, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे। इसके बाद देखते हैं, वेयर वर द अर्लीस्ट वीविंग विलेज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन से थे भाई जो अर्लीस्ट गांव थे, तो वो थे कार्नेटिक एंड बंगाल जगह थी, ठीक है। जो सबसे पहले वीविंग विलेज स्थापित किए गए थे इंडिया में, वो कार्नेटिक और बंगाल थे। इसके बाद देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल केम अप इन 1855। भाई 1855 में फर्स्ट जूट मिल आई थी, वो कहाँ पे आई थी, और रिशरा में। कहाँ पे थी वो, रिशरा। रिशरा की अगर हम बात करें तो ये कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के पास था रिशरा, वहाँ पे जूट मिल पहली बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1855 में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। भाई ब्रह्म समाज का जो फाउंडर था वो कौन थे, वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें कि जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ये की थी 1828 में। तो जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो इससे क्या हुआ था कि जो समाज में बुराइयां चल रही थी ना, क्या क्या बुराइयां थी उस टाइम पे, मेनली जो चल रही थी, जिसके लिए इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए ये चीज़ किया था, तो वो थी एक तो सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा थी। विधवा का जो विवाह था वो नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जो समाज में बुराइयां थी वो चल रही थी, जिसके वजह से राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, मतलब इन्होंने कई ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने आगे आए थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने फिर है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। नेक्स्ट चलते हैं, हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इन इंग्लिश। भाई इंग्लिश में भगवत गीता किसने ट्रांसलेट की है, तो वो थे चार्ल्स वेल्किंस, ठीक है, चार्ल्स वेल्किंस ने की थी। और ये जो चार्ल्स वेल्किंग ने की थी, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, ये एशियाटिक, ठीक है, ये भी क्या थे, एशियाटिक जो सोसाइटी थी एशियाटिक सोसाइटी थी, उसके भी फाउंडिंग मेंबर थे ये, ठीक है। इन्होंने ही उसको फिर ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को। इसके बाद देखते हैं, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड इन इंडिया। पहली जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी वो कौन सी थी इंडिया में, वो थी ऑल
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसका नाम पूछ लेते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी वो ट्रेड यूनियन। इसके बाद है इन 1856 ए लॉ वाज पास्ड बाय लॉर्ड डलहौजी टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी को। कौन सा तो वो लॉ था, फिर किसके लिए था वो मैंने बताना, जो 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी ना, उसी में ये जो विडो का रीमैरिज का कंसेप्ट नहीं होता था, विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी, सती प्रथा थी। तो इसी चक्कर में ना फिर उन्होंने क्या थी, जो सती प्रथा थी वो भी खत्म हो गई थी। 1829 में तो सती प्रथा खत्म हो गई थी, ठीक है। और 1856 में उन्होंने फिर क्या किया था, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे, ठीक है। और किसके असिस्टेंस से लेके आए थे ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं, जो ये वाला विडो रीमैरिज एक्ट जो लेके आए थे 1856 में, लॉर्ड डलहौजी जो लेके आए थे, वो ईश्वर चंद्र, एक सेकंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर के असिस्टेंट से लेकर आए थे, ठीक है। तो आज के लिए हम करते हैं इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप पूरा देख नहीं पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करो। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।